आज का हमारा पहला चैप्टर है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना तथा शुद्ध बोलना सीखते हैं। इसके 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके द्वारा हम वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसी का एक नाम वर्ण भी है। वर्णमाला, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये हिंदी में 52 पाए जाते हैं। प्रकार: स्वर व व्यंजन, जिसका उच्चारण बिना किसी रोक टोक के होता है। इनकी संख्या 11 है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की मदद से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 33 है। अब हम आगे देखेंगे इसमें। अब हम देखते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के 3 प्रकार दिए गए हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर 4 हैं, दीर्घ स्वर 3 हैं और संयुक्त स्वर 4 हैं। अब इनका वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। जैसे पहला आधार है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। इसके 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये अ, ई, छोटा ऊ और र ये होते हैं। दीर्घ स्वर, इनमें 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है, इसी कारण इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर, इनमें 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है। जैसे ओम में ये जो इस प्रकार की आकृति बनी होती है, इसे ओम, ये त्रिमात्रिक स्वर होता है। अब इनका वर्गीकरण पहला हमने सीखा मात्रा के आधार पर। अब हम सीखेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर ये 3 प्रकार से दिए गए हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर जीव के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए। मध्य स्वर जीभ के बीच के हिस्से से बोले जाते हैं। वहीं पश्च स्वर जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमने एक जीभ की आकृति बनाई है, जिसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़े ए, ये जीवा के अग्रभाग से बोले गए हैं। वहीं जब आ बोला गया है, जब हमने देखा कि आ को जब बोला गया है तो ये जब हमने देखा कि आ को जब बोला गया है तो ये मध्य भाग से बोला गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ ये पश्च भाग से बोले गए हैं। अब हम आगे देखते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार से बनाए गए हैं: अवृतमुखी और वृतमुखी। अवृतमुखी क्या है? जब किन्हीं भी वर्णों का उच्चारण होठों को पूरा खोले बिना किया जाता है, वे अवृतमुखी कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ए, बड़े ए। ऐसा करते समय जो होठों की आकृति है, ये लगभग आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। जो होठों की आकृति है ये इस तरह से होती है। वहीं जब हम बात करते हैं वृतमुखी की, तो उसमें होठों की आकृति, कुछ होठ इस प्रकार से खुले हुए दिखाई देंगे आपको। तो अब हम समझते हैं इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ और औ। इनकी आकृति जब भी आप बोलेंगे, इन वर्णों का उच्चारण जब भी आप करेंगे, तो होठ आपके ज़्यादा खुले हुए दिखेंगे, लगभग एक वृत्त के समान। चौथा प्रकार आता है चेहरे की बनावट के आधार पर। इसे मुख विवर भी कहा जाता है। जैसे अब संवृत में शामिल हैं आपके छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध संवृत हैं ए, ओ। अर्ध विवृत अ, ए, ओ, औ। विवृत आ।
अब आता है नाक व मुंह के आधार पर, यानी वायु संवेग के आधार पर ये कितने प्रकार के हैं। पहला है अनुनासिक स्वर, दूसरा निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर वो होते हैं जिनमें जो वायु प्रवाह है वो मुख और नाक दोनों ही रास्तों से होता है, उन्हें कहा जाता है अनुनासिक। और निर्नुनासिक वो होते हैं जिनमें सिर्फ वायु प्रवाह मुख के द्वारा होता है, नाक के द्वारा वायु प्रवाह नहीं होता है। आपने देखा होगा चंद्र बिंदु की जो मात्रा होती है ये अनुनासिक होती हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम समझेंगे व्यंजन कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, अंतस्थ होते हैं 4, ऊष्म ये भी होते हैं 4। अब आप सोच रहे हो कि इन सारी चीज़ों को हम कैसे याद करें, तो बहुत सिंपल ट्रिक है इसे याद रखने की। सिंपल ट्रिक के लिए आप क्या करेंगे, आप इन्हें याद करेंगे। निमोनिक्स हैं ये आपके लिए, क च ट त प, कचट तप। अब कचट तप में क्या है, का की जब हम बात करेंगे तो का की पूरी जो लाइन होती है क ख ग घ ण, ऐसे ही चा की लाइन च छ ज झ अ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, यहाँ तक के जितने भी वर्ण हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब इन्हें काउंट करके देख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार से ये कितने हो जाते हैं 25। अब इनके बाद में जो आएंगे हमारे ये रहेंगे अब आपके अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। य र ल व, य र ल व, य र ल व, ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन और यही इनका क्रम भी है। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है, जिन्हें बोलते समय मुख से गर्म ध्वनि गर्म वायु बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप मुंह के आगे जब भी हाथ रखकर देखेंगे और इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपको गर्म हवा महसूस होगी, जैसे श, श, सा, ह, श, श, सा, ह। देखा जाए तो इसमें सा के सारे ही रूप शामिल हैं, श, श षटकोण, सा सपेरा और हा हल। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें एक से ज़्यादा व्यंजन जुड़े हुए हैं, तभी तो ये संयुक्त हो पा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि क्षा को क्यों हमने कहा है यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने यहाँ पर लिखा क्ष। अब ये क्ष जो है ये बन रहा है क हलंत जमा क्ष हलंत, इन दोनों के मिलने से बनता है क्ष। अब हम आगे समझते हैं।